हेलो, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार पुनः आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की इस प्रयोगशाला में, इस परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं और आपके उत्साह को देख के हम अपने संबंधों को अधिक प्रगाढ़ देख पाता हूं। हम मानव की समग्र समझ की कार्यशाला में आज दूसरे यूनिट के प्रथम लेक्चर में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के सार्वभौमिक मानव मूल्य के प्रथम सोपान की परिचर्चा काफी कर चुके हैं और द्वितीय सोपान की जो प्रारंभिक शुरुआत है उसकी भी भूमिका बना चुके हैं। हम धीरे धीरे द्वितीय सोपान की गहराइयों में उतरने के लिए अंदर चलना शुरू कर दिए हैं। और इस चलने की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि हम अपनी समझ को कहाँ कितनी व्यापकता दे पाते हैं और इस व्यापकता को देते हुए जो हमारी फंडामेंटल डिजायर है उस डिजायर को हम पा पाते हैं। यूनिट 1 में 6 लेक्चर हैं या मॉड्यूल 2 में लेक्चर 7 दिया है, लेकिन शुरू से ये 1 to 6 यूनिट 1 से था। अब यूनिट 2 से ये 7वां है, इसका मतलब ये इसका पहला लेक्चर है। देखें, शुरुआत करते हैं मानव और उसके प्रसार का। क्या है, मैं कल के लेक्चर से कनेक्ट करना चाहता हूं। इस कनेक्ट करने की प्रक्रिया में कल के लेक्चर को जहां से छोड़ा था, जिस क्लैरिटी के साथ, उस स्पष्टता के साथ हम थोड़ा सा उसको पुनः देखेंगे, स्मरण करेंगे, फिर आगे चलने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने देख चुका था कि मैं और मेरे शरीर में मैं प्रधान हूं, मैं ही, मेरी ही फंडामेंटल बेसिक एस्पिरेशन है, मेरी ही मूल आकांक्षा है, मेरी ही इच्छा है, मेरी ही डिजायर है। मैं ही सुख की निरंतरता को चाहता हूं और मैं समृद्धि के भाव को भी चाहता हूं। जहां सुख की चाहना निरंतरता में मेरी, मैं की, जीवन की, चेतना की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को प्राप्ति करने के लिए शरीर को मैं औजार के रूप में प्रयोग करता हूं। कोएग्जिस्ट के साथ यह हमारी एक आगे की कड़ी है। इस कंटिन्यूअस हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए जो मैं प्रोग्राम बनाता हूं, जो क्रिया करता हूं, उस पाने के लिए मुझे सही समझ की आवश्यकता है। सही समझ की आवश्यकता क्या है कि मान्यताओं में न जाने, जिस चीज को ले प्रस्ताव रूप में ले, उस प्रस्ताव को, उस प्रपोजल को जांचे परखें, वैलिडेट करें अपने अंदर, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे, सहज स्वीकृति के आधार पे। ऐसा जब हम करते हैं तो सही समझ की शुरुआत होती है। और जब सही समझ मेरे अंदर आता है कि हम जो भी लें उसको अंतिम सत्य न माने, प्रस्ताव रूप में लें, जांचे परखें अपने अंदर, किस आधार पे, क्योंकि हमारे पास नेचुरल एक्सेप्टेंस का रेफरेंस है और उस रेफरेंस के आधार पे
उस संदर्भ के आधार पे हम जांचें परखें, देखें सही क्या है, ऐसा जांचें परखें। और चाहना मेरी क्या है? सुख और समृद्धि की निरंतरता, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी। और उसको समझने के लिए जब उसकी दिशा में हम चलते हैं तो समाधान करते हैं, समाधान की प्रक्रिया में चलते हैं। और ये करते वक्त मुझे 9 भावों का जो फीलिंग्स आती, अनुभव होता है, जो विश्वास से शुरू होता है, ट्रस्ट, छोटा शब्द है लेकिन महत्व बड़ा है, और समाप्त होता है अंत में प्रेम पे। प्रेम को संपूर्ण मूल्य कहा जाता है, कंप्लीट वैल्यू, जबकि विश्वास को सारे 9 वैल्यूओं का आधार, फाउंडेशन वैल्यू कहा जाता है। जब इन 9 भावों की जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, जब इनकी अनुभूति होती है तो हम समस्या के समाधान में चलते हैं। यह ज्ञान जो सही समझ है और जो राइट फीलिंग्स एंड राइट थॉट, सही विचार आते हैं 9 भावों के होने के बाद, तो यह समाधान की प्रक्रिया में हम चलते हैं। तो यह भी मेरी ही क्रिया है, यह मेरे शरीर की क्रिया नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए देखिए, जो समाधान की प्रक्रिया शुरू होती है यह भी 9 भागों में चलती है। यह 9 भागों की जो प्रक्रिया है जिसकी कल चर्चा हम लोगों ने किया था, राइट अंडरस्टैंडिंग, विजडम, तीसरे पे साइंस, चौथे पे व्यवहार, 5वें पे कार्य, 6वें पे भागीदारी बड़ी व्यवस्था में, अखंड मानव समाज, सार्वभौमिक मानव व्यवस्था और मानवीय रीति रिवाज। जो ये 9 भाव हैं, इस भाव के साथ चलते हुए हम कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त कर सकते हैं। इन 9 समाधान के जो रास्ते हैं, इस नए समाधान के रास्तों को 9 को 3-3 भागों में कल बांटे थे, जिसमें जो समाधान को तीसरे नंबर पे हम देख रहे हैं, पहले नंबर पे देख रहे हैं कि ह्यूमन डिजायर है, दैट इज कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करने के लिए जो हमें ज्ञान और समाधान की जरूरत है, यह भी मय की प्रक्रिया है। और इस मय की प्रक्रिया में आगे की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो समाधान का रास्ता है, जो 9 पद दिखाए गए हैं, जो 9 स्टेप हैं इसको प्राप्त करने के लिए, उसमें जो पहले 3 हैं, सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग डू नॉट बेस्ड ऑन प्री कंडीशनिंग, मान्यताओं पे जो निर्धारित नहीं, डूज और डोंट डूज पे न हो, दादा नाना की कहानियों के आधार पे न हो, नाना और नानी के नुक्से न हो। तो जो सही समझ, सही स्वीकृति के आधार, स्वीकृति के आधार पे हो, और मानव के गोल क्या है जो बताए गए हैं पिछले लेक्चर में, इस राइट अंडरस्टैंडिंग के पिछले मॉड्यूल में, उसकी जो पहचान है वो विजडम है, और उसको कैसे प्राप्त किया जाए, उसका जो मैकेनिज्म है वो विज्ञान है। और ये तीनों प्रक्रिया मय की है, शरीर की नहीं है। और जो पहले नंबर पे है, उसको प्राप्त करने के लिए जो समाधान का रास्ता है मैं ही निर्धारित करता हूं, और इसकी को प्राप्ति के लिए मैं कहीं भी स्वयं और कभी अपने शरीर को औजार के रूप में प्रयोग करता हूं। जब हम शरीर को औजार के रूप में प्रयोग करता हूं तो इस 9 सीढ़ी में अगली 3 सीढ़ी 3.4, 3.5 एंड 3.6 ईयर जो व्यवहार है, बिहेवियर, जो कार्य है और जो व्यवस्था में भागीदारी है, इस व्यवहार, कार्य और व्यवस्था की भागीदारी की प्रक्रिया में हम शरीर का प्रयोग करते हैं।
जब हम व्यवहार करते हैं तो संबंधों को ध्यान में रखते हुए मानव के साथ करते हैं, और जब कार्य करते हैं तो मानव के अतिरिक्त सजीव, निर्जीव, प्रकृति और अस्तित्व के साथ तो कार्य होता है। जब हम व्यवहार किसी के साथ करते हैं ऐसे ही तो म्यूचुअल हैप्पीनेस का भाव होता है, और जब हम कार्य करते हैं तो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, और जब इस व्यवस्था की भागीदारी में और बड़ी दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ह्यूमन गोल की प्राप्ति की दिशा में चलते हैं। यह जो है यह शरीर की प्रक्रिया है। एज ए ह्यूमन बीइंग, सेल्फ एंड बॉडी, मैं शरीर से करवाता है, करवाने वाला तो मैं ही हूं, क्योंकि प्रधान तो मैं ही हूं, है ना। सोचे थोड़ी देर, समझे, तभी रिएक्शन दे। जब इन बातों को सुने, समझे, देखें, वैलिडेट करें, मेरे कहने से मान न जाए, सहज स्वीकृति के आधार पर उसको जांचें और परखें। जब लगे सही है तो माने, नहीं तो छोड़ दो, जैसे जी रहे हैं जिए, अगर वही सुख का साधन है तो चले आगे। अब जब हम इन व्यवस्थाओं से लार्जर ऑर्डर पे समाज में बढ़ते हैं, अखंड समाज की कल्पना की तरफ, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, सार्वभौमिक मानव व्यवस्था की तरफ, और जो अंतिम सीढ़ी है ह्यूमन ट्रेडिशन, जो मानव के लक्ष्य की संपूर्ण प्राप्ति है, जो हम इसके बाहर चल के करते हैं। इससे हमें जो कोएग्जिस्टेंस का भाव है कि मैं हूं, मेरा शरीर है, मेरा अस्तित्व तभी है जब मैं शरीर में रहता हूं। शरीर का भी अस्तित्व है जब मेरे में रहता है, तभी इसके रिपेयर और प्रोडक्शन का कार्यक्रम चलता रहता है, ग्रोथ का। जो ही मैं इसमें से निकलता हूं, इसका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, फिर ये आगे नहीं बढ़ता। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से है, और उसमें मैं सुख चाहता हूं। तब जब इसकी अनुभूति होती है, तब हमको कोएग्जिस्टेंस का, इस सहज स्वीकृति के भाव की वास्तविकता का ज्ञान होता है, अनुभव होता है, रियलाइजेशन होता है, ऑथेंटिकेशन होता है। जब इसको ऑथेंटिकेट कर पाते हैं तब रियलाइजेशन होता है, तब जो उसकी स्टैटिक क्रिया है तब हमको पता चलती है। और जब चलते हैं तो देखते हैं टू सी द रियलिटी एज इट इज, जब हम वास्तविकता को देख पाते हैं। ध्यान से समझिए मेरी बात को। मैं B2 से B1 की तरफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कोएग्जिस्टेंस का, रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है, और जो प्रोसेस है जाने का है, ये जो 9 रास्ते अभी आपने देखा है, जिसको 3 पार्टों में डिवाइड किया, 3-3 करके, जब इस वास्तविकता को हम पहचान पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं अपने अंदर, तब कहते हैं कि हमारे अंदर कॉम्पिटेंस है और कंप्लीटनेस है, संपूर्णता है। तब हम चीजों को जानना शुरू करते हैं, नोइंग। देखें, कुछ प्रक्रिया है जो चलने की है। जब इसमें हम चलते हैं और जो प्रोसेस चेंजिंग की होती है, परिवर्तन की होती है, फ्रॉम यूनिट एक्टिविटी टू एबल टू सी दिस, हमारी जो एक यूनिट में मैं कैसा यूनिट हूं,
जिसमें मटेरियल और ज्ञान दोनों है। शरीर तो मटेरियल है, इसके अंदर ज्ञान है, चेतना है, चैतन्यता है। ये जो चेतना है, जिसको जीवन, मैं, सेल्फ, स्वयं कह रहा हूं, ये देख पाता है शेप, साइज, कलर एक्सेट्रा, रंग, रूप, आकार देख पाता है। इससे इसको देख पाता है स्पष्ट रूप से। क्या है प्रॉपर्टी, इसकी विशेषता को, कि यह दूसरे पे क्या प्रभाव डालेगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कितनी है प्रकृति के साथ और अस्तित्व के साथ। जब प्रकृति की बात करेंगे तो सजीव और निर्जीव, निर्जीव में मटेरियल, सजीव में प्राणिक ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर। प्राणिक ऑर्डर में प्लांट्स, एनिमल ऑर्डर में ह्यूमन की ज्ञानावस्था को छोड़ के सभी जीव, जानवर है। तो व्यवस्था में भागीदारी, तो ये नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक कौन समझ पाते हैं? तो स्वयं की व्यवस्था को समझ पाते हैं। कि मेरे अंदर का इनेटनेस है, तब हम को एग्जिस्टेंस के भाव को, स्वास्तित्व के भाव को, मैं और मेरे शरीर का जो स्वास्तित्व है उसको समझ पाते हैं। यह निश्चितता, निरंतरता और सार्वभौमिकता, तीन चीजें हैं। डेफिनेटनेस, continuity and यूनिवर्सलिटी। निश्चितता, निरंतरता और सार्वभौमिकता, इसको हम समझ पाएंगे। इस दिशा में हम आगे जा पाते हैं। इसको देखते हुए जब इसको हम आगे देख पाते हैं, देखें, इसको भी हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। जो हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं, जब हम चीजों का रियलाइजेशन कर पाते हैं, तो इसको समझने के लिए हम बड़े ध्यान से देखें। जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को समझने का जो सबसे माध्यम है, इसमें जो 5 चीजों को मैंने किया, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करना है। जिसमें फॉर्म और प्रॉपर्टी जो है, यह जो पिछले लेक्चर में B2 को मैं कह रहा था, कैपिटल B2, इच्छा, विचार, आशा, इमेजिनेशन, सिलेक्शन, टेस्टिंग, उसके थ्रू हो जाता है की प्रक्रिया। यह कभी नेचुरल एक्सेप्टेंस पे भी हो सकता है, और यह मान्यताओं के आधार पर भी होता है, प्री कंडीशनिंग के आधार पर भी हो सकता है। मान लिया है मैंने, पड़ोसी ये काम करता है और आगे बढ़ गया, इसीलिए मुझे भी ये करना चाहिए, मान्यताओं को। लेकिन जो दूसरे हेडलाइन में देखें कर्सर को, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज पार्टिसिपेशन, लार्जर ऑर्डर, इनेटनेस, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, कोएग्जिस्टेंस, सबमर्जेंस, डेफिनेटनेस, कंटिन्यूटी एंड यूनिवर्सलिटी,
जो सार्वभौमिकता है, यूनिवर्सलिटी है, इन सबको समझने के लिए जो हम B2 से B1 में जाने की बात कर रहे थे, कि तब जब इस व्यवस्था को, जब नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक को तो कंटेम्पलेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था को समझते हैं तो अंडरस्टैंडिंग, और जब इसका अनुभूति कर लेते हैं, रियलाइजेशन, कोएग्जिस्टेंस का, जब सुख और समृद्धि की निरंतरता के भाव को अपने अंदर अनुभूति कर लेते हैं, तब मुझे सही समझ डेवलप होती है। दरअसल हम राइट अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन करते हैं। तब मुझे अपने में विश्वास पैदा होता है। अगर ऐसा नहीं हो तो विश्वास का भाव नहीं हो पाता है। इसीलिए जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, यह जो है निश्चितता का एक भाग है, सार्वभौमिकता का एक भाग है और निरंतरता का एक भाग है। जो सही समझ है वह डेफिनेट विचारों में निश्चितता, कैसे हम, हमारा जो गोल है, डिजायर है, इच्छा है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को कैसे प्राप्त कर सकता है। ये यूनिवर्सलिटी क्या है, सार्वभौमिकता क्या है, क्या सुख निरंतरता में प्राप्त किया जा सकता है, क्या है ये कंटिन्यूअस। इन सबको समझना ही राइट अंडरस्टैंडिंग है। फिजिक्स का आदमी हो, फिजिक्स के सारे थियरियां जानने से मुझे राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग है। मेरा सब कुछ फिजिक्स जानने से, मैं ये फिजिक्स का आदमी होने के नाते फिजिक्स को अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यह सत्य सबको जानना चाहिए। जो हमारे आपके सब्जेक्ट के ज्ञान से हम लोग अलग अलग विषयों में के माहिर हो सकते हैं और होंगे, लेकिन संपूर्णता का जो, कंप्लीटनेस का जो भाव है वो इसी से आएगा जब हम सही समझ डेवलप कर लेंगे। और वो सही समझ है क्या कि हम निश्चितता, विचारों में निश्चित हो जाए, स्थिर हो जाए, ये जान जाए कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, व्यापकता क्या है और ये निरंतरता क्या है। निरंतरता में सुख और समृद्धि की कल्पना हो सकती है क्या, अगर इन चीजों को प्राप्त कर जाए। तब तो हम सही समझ की बात कहते हैं कि यह है, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं। यही सही समझ है और इसी को जानने के लिए देखिए भाई, यूनिट 1 से शेप, साइज एंड डेंसिटी ऑफ यूनिट, आकार क्या है, रूप क्या है, आकार क्या है और उसका घनत्व कितना है। प्रॉपर्टी से जो फॉर्म था पहला, दूसरा जो था विशेषता से प्रभाव पहले का, उसके फॉर्म का, शेप, साइज और डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा दूसरे पे। जो पहले यूनिट और दूसरे यूनिट की यहां बात कर रहे हैं, इन दोनों यूनिटों की पहचान और उसका निर्वहन, पूर्तिकरण कैसे हो सकता है। देखें, समझे, मैं हूं
शरीर है, मैं प्रधान हूं, मैं ही सुख समृद्धि की अवस्था में रहना चाहता हूं। जब प्राप्त करने का जो रास्ता बनाता हूं उसमें मैं शरीर का सहयोग लेता हूं। इस शरीर के सहयोग लेने में देखें और क्या है प्रक्रिया जो हमारे अंदर होता है, सही समझ के प्रोसेस को हम और गहराइयों में उतरने की कोशिश करते हैं। जब हम रंग रूप आकार देखते हैं तो आंखों से देखते हैं, सुनते हैं उसके विषय में आंख, कान, नाक, गला और मेरी ये स्किन। जो 5 ज्ञानेंद्रियां मेरी हैं उसकी सहायता से मैं इसका पता लगाता हूं। देखिए, जो इसके पहले दोनों को फॉर्म और प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, इसके ठीक एक पहले वाली जो स्लाइड में थी, इसको आगे बढ़ाते हुए जो पहला है फॉर्म की बात है, जो संवेदनाओं के थ्रू देखते हैं, इसमें मैं देखता हूं किसके थ्रू, शरीर के थ्रू, और शरीर में जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उस 5 ज्ञानेंद्रियों का सहारा लेता हूं और इनकी कुछ प्रॉपर्टियों को मैं समझ पाता हूं, जिसको देखता हूं, जिस चीजों को, उसकी विशेषताओं को देखने का प्रयास करता हूं। और जब देखने का प्रयास करता हूं उसको लेने का प्रयास करता हूं, क्या मेरे लायक है, उसकी टेस्टिंग करता हूं, ले सकता हूं या नहीं ले सकता, क्या यह मेरे सुख के साधन में आएगा या नहीं आएगा। करता तो मैं यही हूं, ठीक है। अब ये टेस्टिंग है, ये शरीर और मैं दोनों की कंबाइंड प्रक्रिया है, लेकिन देखते वक्त मैं रेशनल हो जाऊं। रेशनल शब्द का इंपॉर्टेंस बहुत है। जब मैं किसी बात के प्रपोजल को वैलिडेट करने में, विचार करने में, एग्जामिन करने की प्रक्रिया में हूं, तो क्या करते हुए मैं सही समझ, सहज स्वीकृति के भाव को रख पा रहा हूं। कहीं मैं मान्यताओं में नहीं डूब जा रहा हूं, कहीं जब मेरे व्यक्तिगत फायदे की बात है तो हमारा कुछ सिद्धांत, और जब दूसरों की बात आ जाए तो दूसरा सिद्धांत। मैं कहीं मेरे अंदर ये तो नहीं है कि मैं स्पेशल हूं, मेरे लिए दुनिया में कोई नियम नहीं है। नियम तो जो मेरे अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए है, मैं तो इस ब्रह्मांड में स्पेशल हूं। अगर ऐसा भाव नहीं है करते वक्त, तब हम उसकी विश्लेषण जब करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इस भाव से करते हैं, तब हम रेशनल हैं। तो जब भी मैं किसी का विश्लेषण करूं तो मैं याद रखूं कि मैं रेशनल हूं या नहीं। मेरी बात है तो कुछ सिद्धांत, दूसरों के लिए कुछ सिद्धांत। देखिए हम कि दूसरी यूनिट भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वो भी मेरा संबंधी है, क्या वो इससे दुखी हो जाएगा, नुकसान होगा, क्या उसके नुकसान से फिर मेरा नुकसान होगा। ये प्रभाव को जब सही रूप से हम देख पाते हैं तब हम रेशनल होते हैं, रेशनल को समझ पाते हैं। देखिए कि क्या हमारे लिए आवश्यक है और क्या नहीं है।
जब हम प्रस्ताव रूप में चीजों को लेते हैं, प्रपोजल के रूप में, क्या स्वयं की व्यवस्था में जरूरत है? जब हम बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी का मतलब कार्य के साथ, और कार्य जब करेंगे तो मटेरियल के साथ, और मटेरियल के साथ जब करेंगे तो सजीव निर्जीव दोनों आएंगे। जब कंटेम्पलेशन स्वयं की है, टेस्टिंग एनालाइजिंग देखें, जब रेशनल होंगे तो शरीर नहीं है, शरीर का काम नहीं, सेल्फ का है। फिर आगे चलते हैं, जब रेशनल हो गया तो देखेंगे, टेस्ट करेंगे, क्या ये चीज मेरे लिए जरूरी है, सही है, क्या ये दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, सब सुख की अवस्था में रहेंगे, सबको अच्छी अवस्था में ले जाएगा ये। तब हम उसको कंटेम्पलेशन करते हैं। और जब उसको ऐसा करते हुए समझ पाते हैं स्वयं की व्यवस्था, इस पूरी व्यवस्था में, मानवीय व्यवस्था में मेरी क्या व्यवस्था है, मेरा क्या काम है, तब अंडरस्टैंडिंग होती है। और ऐसा करते हुए तब जब हम सुखी हों, मैं दुखी नहीं होना चाहता, दूसरे को दुखी नहीं, मैं तो किसी को भी दुखी नहीं करना चाहता, दूसरा भी ऐसा है। जब दूसरा मेरा संबंधी है, जब मैं दूसरे मानव में संबंध का भाव देख पाता हूं, जब मैं प्रकृति के सभी एलिमेंट के साथ अपना संबंध निर्धारित कर पाता हूं, व्यवस्था में भागीदार बनता हूं, अखंड समाज की तरफ बढ़ता हूं, जो हमारा अंतिम गोल है, तब मुझे को एग्जिस्टेंस के भाव का रियलाइजेशन होता है, वास्तविकरण होता है। तब मैं ऑथेंटिकेट कर पाता हूं, ऑथेंटिकेट करने के बाद तब रियलाइजेशन मुझे होता है। देखें, जब तक स्वयं की व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग, जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, इस भाव को हम नहीं समझ सकते हैं। देख ले, देखिए एक चीज और है, जो धारणा है हमारी स्वयं की व्यवस्था की, देखेंगे प्रथम सोपान में, यहां देख ले, जो धारणा है स्वयं की व्यवस्था और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, जो 4 ऑर्डर है, निर्जीव फिजिकल ऑर्डर, पदार्थ की अवस्था, प्लांट्स बायो ऑर्डर, जीव एनिमल ऑर्डर, और ज्ञान की अवस्था ह्यूमन ऑर्डर। इन विभिन्न पैरामीटरों में हम देखते हैं यूनिट्स क्या है इस पदार्थ के, मिट्टी, धातुएं, कण, परमाणु, कंपाउंड, ये सब है। इनकी रचना और विरचना चलती रहती है, समय के साथ ये बन के नए पदार्थ बनते हैं और कुछ समय बाद वही टूट के फिर अलग होते हैं, फिर वही बनता है, फिर वही टूटता है। जो ये फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन, रचना और विरचना का है, इस अनंत ब्रह्मांड में, समय में, यह कंटिन्यूअस प्रोसेस बनेगा, उसकी आयु होगी, टूटेगा, डिकम्पोज होगा, फिर बनेगा। यह अस्तित्व में है। इसका स्वभाव जो है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक जिसको कहा मैंने, कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन, संगठन और विघटन, रचना और विरचना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, पानी बनेगा। 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का, H2O, अगर एक एक मिला
तो HO हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। अगर हम दूसरे ऑर्डर को देखें, जो बायो ऑर्डर है, प्लांट, ट्रीज, ये सब है, ये रचना विरचना तो इसमें होता है, लेकिन इसमें एक चीज और है, रेस्पिरेशन, श्वसन। फोटोसिंथेसिस भी है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसमें भी ग्रोथ होती है। समय के साथ पेड़ पौधे बढ़ते रहते हैं, मोटे होते हैं, मजबूत होते हैं, ग्रोथ है इसमें। इनकी शून्य व्यवस्था है ग्रोथ होना, और इनकी व्यवस्था में भागीदारी क्या है, आते हैं कुछ दिन बाद चले जाते, डिकम्पोज ही भी होते हैं। नर्चर एंड वर्सन, ये लोगों को खिलाने का भी काम करते हैं, पेट भी भरते हैं, और कुछ दिन बाद ये डिकम्पोज भी हो जाते हैं। रचना विरचना का खेल है, ये पैदा बीज से होता है, जबकि निर्जीव जो है केमिकल कॉम्बिनेशन है, केमिस्ट्री है। चलते हैं एक चरण और में, जो जीव की अवस्था है, पशु पक्षी, जमीन पे, आकाश पे और पानी में रहने वाले समस्त जीव, शरीर होता है, चयन आस्वादन इनके में होता है, श्वसन, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब तो होता ही है। ये स्वयं अपना खाना नहीं बनाते हैं प्लांट की तरह, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। शरीर है, शरीर के अंदर इनके मय होता है, जबकि मय जो है ये इसकी धारणा है, सौम्य व्यवस्था है कि इसके अंदर मय होता है, और इसमें जीने की आशा भी होती है। और इनके शरीर में जो इनकी प्रकृति है, कुछ जीव क्रूर होते हैं, कुछ अक्रूर होते हैं। इसमें क्रूरलिटी और नॉन क्रूरलिटी इनका पार्ट है, इनके मय का, और ये जीने की आशा है। जानते हैं कुछ जानवर हमारे लिए सहयोगी है, सबके लिए सहयोगी है, किसी के लिए हानिकारक नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो दूसरों को मार के ही खाना खाते हैं। तो जो क्रूरलिटी और नॉन क्रूरलिटी है, यह इनकी व्यवस्था में भागीदारी है, ये इनका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, ये करेंगे। जिनको मारना है वो मारेंगे, जिनको खाना है वो खाएंगे, जिनको बचाना है वो बचाएंगे, जो उनको कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करेंगे, सहयोग करेंगे आपका। तो यह इनका जो है नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, और ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होते हैं, ऐसा हम जान चुके हैं। इसको जीव की अवस्था कहते हैं, इसमें जीने की आशा होती है, इसके अंदर मय होता है। लेकिन यही ज्ञान की अवस्था में आ जाए, मनुष्य जिसको कहा जाता है, सेलेक्ट, इमेजिंग, जो पहले जीव की जितनी प्रक्रिया है सब इसमें होती है। इसके अतिरिक्त क्या होती है, यह इमेजिंग, एनालाइजिंग, सिलेक्शन, टेस्टिंग, ऑथेंटिकेशन, कॉम्प्लेंटेशन और रियलाइजेशन, ऑथेंटिकेशन, सब कुछ करता है। इसके अंदर मय होता है, और उसको जीने की आशा तो है, लेकिन सुख और समृद्धि की निरंतरता के साथ जीने की आशा है, जो जानवरों में नहीं होती, न उनके का होता है ना। इनकी जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है शरीर में है, इनके पास शरीर है। अगर ये मानव है तो उनमें क्रूरलिटी, नॉन क्रूरलिटी का भाव, जानवरों का भाव नहीं रहता है, और जो मानव रूप में अगर उनमें है क्रूरलिटी का भाव, तो जानवर ही है। देखें, इनमें बहुत कुछ होता है, इनमें जो इसके अतिरिक्त भी चीजें होती हैं, मैं के समझने की
मैं जो होता है उसको समझने और उसकी क्या इच्छा है जानने की समझ होती है। वो जानता है कि मैं शरीर के अंदर मैं रहता हूं, मेरी जरूरत क्या है, मेरी इच्छा क्या है, डिजायर क्या है, इसको समझ पाता हूं। ये नौ भावों को चाहता है, विश्वास से लेकर प्रेम तक। समाधान भी जानता है और इसको ज्ञान भी है। यह इसकी स्वयं में व्यवस्था है। और जिसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है दयालुता, जेनरसिटी, बेनिफिसेंस, कंपैशन, ब्रेविटी, परसिवरेंस, ये सारी जो इसकी क्वालिटीज हैं व्यवस्था में भागीदारी, इसका स्वभाव है। ये क्रुएलिटी और नॉन क्रुएलिटी से बहुत ऊपर होता है। ये आता कहां से है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेरा शरीर आ सकता है, लेकिन मानव तो शिक्षा संस्कार से ही आता है। अगर शिक्षा संस्कार नहीं है तो हम रूप में मानव हैं, लेकिन काम हमारा जानवरों जैसा। चाहते तो हम कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को चाहते हैं, लेकिन ज्ञान न होने के कारण कहीं दूसरी चीज में ढूंढते हैं उसको और कहते हैं क्यों आया था मैं, किस लिए आया था मैं, मेरी जरूरत क्या है यहाँ। ऐसा कहते हुए चला जाता है, कहता है कि कुछ भी नहीं है इस जीवन में। तो इसकी जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, स्वयं में व्यवस्था है, वो बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनता है। और इनहेरिटेंस क्या है? पीढ़ियों में इसको पहुंचाने का काम करता है। देखिए, इसी व्यवस्था को देखने के लिए जो ज्ञान की अवस्था है, शरीर को रख, मैं हूं, मेरा शरीर है, शरीर के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, तो ये शरीर स्वस्थ रहेगा, कैसे रहेगा, क्या चाहिए, इसको कितनी सुविधाएं चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, जिससे मैं रह रहा हूं, इसमें रह सकूं और सुख और समृद्धि की जो हमारी चाहना है उसको मैं प्राप्त कर सकूं। कैसा पर्यावरण इसको चाहिए इस स्थिति में, और इस शरीर का ग्रोथ कितना चाहिए। जब ये ऐसा कर पाएगा तब शिक्षा संस्कार के माध्यम से जो सुख की निरंतरता को वो जाना चाहता है, तब उसमें वो रह पाएगा। शरीर सही नहीं है तो क्या रह पाएगा क्या? तब ऐसा करते हुए पार्टिसिपेटिंग इन डेवलपिंग, मेंटेनिंग अनडिवाइडेड सोसाइटी और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के लिए काम कर पाएगा। अखंड मानव व्यवस्था के लिए तब वो काम कर पाएगा जब वो समझ पाएगा इन चीजों को। जो म्यूचुअल फुलफिलमेंट का है, देखिए, ऐसा करते हुए तब इन व्यवस्था में जो भी चीजें उपलब्ध है, वो मटेरियल उपलब्ध है, प्लांट उपलब्ध है, एनिमल उपलब्ध है, तो उसका इनरिचमेंट, प्रोटेक्शन, उनकी वृद्धि, संवर्धन, उनकी सुरक्षा, अगर उनसे संबंध हम देख पाएंगे, इन संबंधों को हम लोग डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज पे डिटेल चर्चा करेंगे कि इस प्रकृति में जो मानव को छोड़ के जो निर्जीव और सजीव है उससे हमारे क्या संबंध है, उनकी क्या जरूरत है,
उनसे हम जरूरत संबंध के भाव को स्थापित कर पाएंगे, इसको कोई एग्जिस्टेंस को समझ पाएंगे कि इनके साथ ही हम जी पाएंगे, तो उनके संवर्धन, उनकी सुरक्षा और उनका सही उपयोग की दिशा में हम आगे कर पाएंगे, तब हम चल पाएंगे। अगर हम उनके साथ संबंधों में जी नहीं पाएंगे तो हम सुख और समृद्धि की निरंतरता में नहीं रह पाएंगे। और तभी मेरे अंदर प्रॉस्पेरिटी का भाव आ पाएगा, जब इस प्रकृति और एग्जिस्टेंस का, इस अस्तित्व का, की व्यवस्था की और प्रकृति की व्यवस्था को हम समझ पाएंगे और व्यवस्था में भागीदार बन पाएंगे, तब हम समृद्धि का भाव अपने अंदर जगा पाएंगे। अभी तो प्रथम सोपान में कहा था कि हमारी आवश्यकताओं से ज्यादा कोई चीज है तो समृद्धि का भाव है, लेकिन हम एक कदम अब आगे चल रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी को, जो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी में, प्रॉस्पेरिटी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स इन ए मैनर दैट प्रिजर्व्स नेचर। इस तरह सुविधाओं का प्रयोग किया जाए कि अब प्रकृति को संरक्षित रखे, संवर्धित रखे, इनका संवर्धन हो, संरक्षण हो और सही उपयोग हो। जो धारणाओं के साथ इसका करने के लिए जो नेटनेस है, इससे इसका उसको इसकी सुरक्षा करना हमारी धारणा हो। इनहेरिटेंस जो हो, इनका संवर्धन हो, इनकी सुरक्षा और संवर्धन हमारी इनहेरिटेंस क्वालिटी हो और इसका सही उपयोग। सुविधाएं तो चाहिए, कितनी चाहिए इसका विवेक हो और उसका सही प्रयोग करें अपनी क्रियाओं के लिए, तब हम समृद्धि का भाव, तब हम उनसे संबंध का भाव रख पाएंगे। कितना जरूरत है हमें लकड़ी की, कितना जरूरत है हमें इस जानवर की, इस पेड़ की हमको कितनी जरूरत है, इस पेड़ का पर्यावरण में क्या स्थान है। अगर इन चीजों को हम समझ पाएंगे, हर चीज को हम देखेंगे, समझेंगे, डिटेल में चर्चा भी करेंगे, तभी तो हम 4 लेवल की हारमोनी रख पाएंगे, तभी हम छोटे गोले से निकल के बड़े गोले में जी पाएंगे, तभी तो हम कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के भाव को समझ पाएंगे, तभी हम इसको जान पाएंगे। ऐसा करते हुए हम स्वयं की व्यवस्था में जी पाएंगे और हम जानवर नहीं मानव बन पाएंगे। और जो हमारा लक्ष्य है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, उसमें हम जी पाएंगे। हम स्वयं को, परिवार को, समाज को, प्रकृति को और अस्तित्व को के साथ जीने की व्यवस्था में रह पाएंगे, संबंध को निभा पाएंगे। आज मेरा प्रयास सिर्फ इतना ही। आपसे जुड़ने पर मैं विशेष प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। फिर मिलेंगे एक लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।